बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ही एक और पुस्तक बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, जो कि आपके हाफ ईयरली तक एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके इस पुस्तक का टेस्ट होगा। इसके सभी चीज़ें होंगी टेस्ट में, और आपको इसको पढ़ना है। इसका पेपर होगा बाकायदा, तो आप ध्यान दीजिए। आज हम इस नई पुस्तक का शुभारंभ कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 बोर्ड के द्वारा ये पुस्तक अलग से जारी हुई है। फिर इसके बाद आप देखिए, इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास एक परिचय, और करीब सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद आज हम इसके अंतर्गत इसका प्रथम अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए आप, राजस्थान का इतिहास एक परिचय अध्याय 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपने अब तक जो है कक्षा 8, 9 और 10 में, 11 में आपने राजस्थान के इतिहास के बारे में शुरू से सुन रखा होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप राजस्थान का मानचित्र देखिए। ये राजस्थान का प्राचीन स्थानीय नाम जो है वो राजपूताना था। ठीक है, और राजस्थान जो है वो आपका 19 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी? 19 रियासतों में। ठीक है, तो राजस्थान का प्राचीन स्थानीय नाम जो है वो आप देख रहे हैं, और राजस्थान का ये मानचित्र आप देख रहे हैं। बच्चों, पहले राजस्थान नहीं था, 19 रियासतों में बटा हुआ राजपूताना था। और राजस्थान की यही पहचान हमें इस पाठ के अंतर्गत देखने को मिलेगी कि राजस्थान का राजपूताना नाम था, और राजपूताना नाम भी किसने दिया और कौन था जिसे राजस्थान का इतिहास का पिता कहा गया है। तो आप जानेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। और आइए तो शुरू करते हैं राजस्थान के बारे में। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि राजस्थान जो है वो हमारा बनकर के तैयार हुआ है 1 नवंबर 1956 को, है ना। 1 नवंबर 1956 को जो हमारा राजस्थान है वो बनकर तैयार हुआ। इससे पूर्व ये 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने जो हमारे राजस्थान की देसी रियासतों के अंतर्गत थे, उनसे मिलकर ये हमारा राजपूताना बना था। और उसके बाद जब इन सभी का राजस्थान का सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से एकीकरण हो गया, तो हमारा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हो गया। तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, 1949 ईस्वी से बात कर रहा है ये। पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि, देखिए 1800 ईस्वी की बात करते हैं। सबसे पहले 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया। तो आपके जॉर्ज थॉमस का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले राजपूताना शब्द इसी जॉर्ज थॉमस ने बोला। ठीक है, फिर देखिए प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में, 1829 में ये जो एक बुक आएगी उसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स आपने पढ़ रखी है इस बुक को, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बुक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम, राजपूताना था ना, तो इस प्रदेश का नाम रायथान और राजस्थान रखा। रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। 30 मार्च राजस्थान दिवस है, और इसी दिन, राजस्थान दिवस के दिन 1949 में इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया।
ठीक है। फिर देखिए, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जो है, उन्होंने अपनी बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का जो नाम है वो रायथान या राजस्थान रखा। ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा कि रियासतों का 19 रियासतों के बारे में मैंने आपको बताया। 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने, इन सबको मिलाकर इनका एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है। फिर देखिए आप, प्राचीन साहित्यों और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर है, तो कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी हुई जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में इनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। राजस्थान के जो नाम हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में आया। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद आपको पता है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद रहा है। ये मरु, राजस्थान के नाम बता रहे हैं ये मरु। ठीक है, मरु, धन्व, जांगल, शूरसेन, ये सब आपको पता है राजस्थान के जनपद हैं। और मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। मरु जोधपुर के लिए बोला है, संभाग के लिए, मरुस्थल के लिए है मरु। जांगल, मत्स्य और शूरसेन ये सब जनपद है। ठीक है, मरुस्थल के लिए मरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। ठीक है, मरुभूमि, मरुवार, ये सब जोधपुर को कहते थे पहले। कालांतर में जोधपुर को मरु के बाद क्या कहते हैं? मारवाड़। आपको सबको पता होगा ये बात। ठीक है, जांगल शब्द जो है इसका प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ शमी, केर और पीलू वृक्ष होते थे। ठीक है, बीकानेर और नागौर दोनों के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। बीकानेर और नागौर के जो आसपास का एरिया है वो जांगल देश कहलाता था। इसका उल्लेख, उसके अलावा देखिए मत्स्य, जिसका उल्लेख, मत्स्य जनपद आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा। और सबसे पहला जो जनपद है वो मत्स्य ही है, विराटनगर में। तो इसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, विराटनगर के रूप में है। अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें विराटनगर दिखाया गया था और ये मत्स्य नगर की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मत्स्य नगर का राज्य के रूप में हुआ वह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य नगर जो है आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर तक फैला हुआ था मत्स्य नगर, जिसकी राजधानी विराटनगर है। भारत के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग शूरसेन, ये शूरसेन भी आपका जनपद है और शूरसेन जो है वो मथुरा में ही है। शूरसेन के लिए मथुरा, भरतपुर का मथुरा, धौलपुर, करौली, ये सब शूरसेन के अंतर्गत ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि यादव थे, तो यादवों का संबंध जो है वो इसी जनपद से बताया गया है। ठीक है, ये भी एक प्राचीन राज्य था शूरसेन और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही है ये। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। ठीक है, माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इस पे, और प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वो कांठल कहलाता है, आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, क्योंकि ये माही नदी के किनारे पर स्थित है, कांठल क्यों कहा गया? कांठल इसलिए कहा गया क्योंकि माही नदी के किनारे को कहते हैं काठा, इसलिए इसे कांठल बोला गया है। ठीक है, माही नदी के किनारे पर स्थित है ये। 56 गाँवों का समूह होने के कारण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है,
56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है वह क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों को मिलाकर 56 का मैदान, उसके बीच का जो भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप नक्शा देख सकते हैं और नक्शे में आप देख रहे हैं ये रहा आपका जोधपुर, जिसे मारवाड़ नाम से जानते हैं। ये आपका जांगल, जिसे हम बीकानेर कहते हैं, बीकानेर। ये आपका जोधपुर। ये आडावली यानी अरावली है। ये मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा वाला इलाका, बांगड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला भाग है ये। और उसके अलावा आप देख सकते हैं मेवाल, ये ढूंढाड़ आपका जयपुर है, और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मेवात आपका अलवर, धौलपुर, करौली। इस प्रकार ये क्षेत्र बटे हुए हैं राजस्थान के। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच की जो भूमि है, भूभाग है, वो आपका 56 का मैदान कहलाता है। फिर देखिए भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी भूमि होने के कारण ऊपर माल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल। फिर देखिए उदयपुर के आसपास प्रदेश पहाड़ियों का प्रदेश, पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं उदयपुर। जब हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उन पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण उसे गिरवा कहा जाता है। ठीक है, अधिकतम उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। फिर आप जैसलमेर का प्राचीन नाम भी देख लीजिए। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। क्या है? मांड था। ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। जैसलमेर मांड और डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ कहलाता है। और आप देखिए इसके अलावा कोटा और बूंदी का इलाका जो है वो आपका, कोटा बूंदी का इलाका आपका क्या कहलाता है? हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती। फिर देखिए सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। इसको आप मानचित्र में फिर से देख सकते हैं, देख लीजिए आप। ढूंढाड़, मेवात, जांगल, मांड जैसलमेर है यहाँ, ये रहा, ये मांड जैसलमेर। और बागड़ आपने देख ही लिया, मेवाड़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ऊपर माल आप ये देखिए, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया वाला इलाका आपका ऊपर माल कहलाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी है। इस प्रकार आप नक्शे के माध्यम से आपने इनके प्राचीन स्थानीय नाम का अध्ययन किया।